नमस्कार। पिछली वीडियो में जीरो एफआईआर के बारे में चर्चा करने के बाद आइए बात करते हैं ई एफआईआर के बारे में। जीरो एफआईआर की तरह ही ई एफआईआर भी एक नया प्रोविज़न है, नया कॉन्सेप्ट है बीएनएसएस 2023 में, और इसे भी सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 में परिभाषित करते हुए सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 में इसकी प्रक्रिया भी ले डाउन कर दी है। आजकल हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में, भारतवर्ष में भी, बल्कि मैं तो कहूँगा भारतवर्ष में और ज़्यादा, तकनीक का प्रयोग आम हो चला है। आज हम देखते हैं कि हर हाथ में मोबाइल है। तकनीक का प्रयोग करने में लोग ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, और निश्चित रूप से इसमें समाज को, और समाज का ही एक अंग है पुलिस, उसे भी कार्य करने में सुविधा होती है। डिजिटल मोड में काम करने से, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन में काम करने से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और एफिशिएंसी सुनिश्चित की जा सकती है। इस सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और जो आने वाले दिनों में तकनीक का प्रयोग और बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी, उनको देखते हुए, और कुछ ऐसी समस्याएं जो कि बहुत ही व्यवहारिक है, जैसा कि जीरो एफआईआर के बारे में मैंने बताया था, उसी से मिलता जुलता करीब करीब उदाहरण है कि यदि कोई हाईवे पर ट्रेवल करता है, शाम का समय है, उसके साथ कोई आपराधिक घटना हो जाती है, जबकि उसे पता भी नहीं है कि थाने का रास्ता कौन सा है, कहाँ है, क्या जाना है, कैसे करना है। लेकिन अगर ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से एफआईआर कैसे हो सकती है, तो वो अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विक्टिम सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक कानून बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बीएनएसएस 2023 में जैसे बहुत सारे और अन्य प्रोविज़न हैं, तो ये उसी में एक प्रोविज़न है जो कि 173(1) में ही इसको भी कर दिया गया है, और उसमें प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट कैन बी गिवन आइदर ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इसके जो क्लोज 2 है, उसमें एक शर्त लगाई गई है, और वो शर्त ये है कि अगर ये ऐसी सूचना बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, तो इसको वो एक रजिस्टर में अंकित करेंगे, एसएचओ मतलब पुलिस, थाने की पुलिस। और उसमें एक विशेष शर्त ये है कि ये 3 दिन के अंदर, जिस व्यक्ति ने ईएफआईआर की सूचना दी है, ईएफआईआर भेजी है, 3 दिन के अंदर वो उसको साइन करेंगे थाने पे जाके, उसके बाद उसको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। अब इसका एसओपी क्या है, इसके बारे में बीपीआरडी ने भी अपनी एसओपी बनाई है, और उन पर आधारित करते हुए 1 जुलाई 2024 के बाद कई राज्यों ने भी लगभग मिलती जुलती अपनी एसओपीज बनाई है। उत्तर प्रदेश में, अगर हम यूपी की बात करें, सन 2016 से ईएफआईआर थाने का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में था, और हमारे यहाँ जो टेक्निकल सर्विसेज शाखा है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके अंडर में एक सेक्शन आता है एससीआरबी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वो इस थाने का पर्यवेक्षण करने वाला विभाग है। तो उसने पूरा का पूरा जितनी भी ईएफआईआर होती है, उनका सबका मैनेजमेंट करने का जो दायित्व है वो एससीआरबी का होता है। एक यूपी पुलिस का एक ऐप है, यूपी कॉप, उसमें अगर आप जाएंगे तो ईएफआईआर की सुविधा आपको मिलती है। इसके अलावा यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी इससे रिलेटेड लिंक और पेज हैं, वहाँ पे जाकर भी आप अपनी ईएफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन था, इसकी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में, कि इसमें कुछ चुनिंदा अपराध हैं जिनसे संबंधित एनोनिमस अपराधी के विरुद्ध ईएफआईआर दर्ज कराई जा सकती थी। लेकिन अब चूंकि ये कानून में प्राविधान कर दिया गया है बीएनएसएस 2023 में, और इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन दृष्टिगोचर नहीं है, तो अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश में जो एसओपी तैयार की जा रही है ईएफआईआर की, वो किस प्रकार से उसको बनाई जाती है और किस प्रकार से उसको लागू करते हैं।
लेकिन जो BPRND की SOP है उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। EFIR दर्ज कराने के लिए आपको उसमें जा सकते हैं, जैसे जो डिफरेंट स्टेट्स के ऐप्स हैं पुलिस के या उनकी वेबसाइट पे, और इसको अगर आपके पास कोई नंबर है थाने का, उस पे नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद इसका मैनेजमेंट होता है कि इसका एक डाटा का सेंट्रलाइज सिस्टम है, और वहाँ पे पहले सारा डाटा लैंड करता है, वहाँ से फिर डिसेंट्रलाइज होकर जिस जिस थाने की FIR है वहाँ चली जाती है, और वहाँ पे फिर आपको 3 दिन में जाना होता है, उसमें आपने FIR अपना दस्तखत किया और फिर वो उसकी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब इसमें 2 बड़े इश्यूज हैं जो ध्यान देने योग्य है। एक मुद्दा तो यह है कि ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर कि 3 दिन आप वेट नहीं कर सकते और इमीडिएट पुलिस अटेंशन की या पुलिस एक्शन की आवश्यकता है। ये सवाल उठना स्वाभाविक है दिमाग में कि ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में जो SOP बनी है BPRND की, उसमें ये एक प्रोविज़न किया गया है कि अगर IO को ये लगता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए EFIR मार्क की गई है, कि ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पर कि इतना अर्जेंट कोई अपराध हुआ है और वो गंभीर प्रकृति का है, तो वो उस समय का 3 दिन का इंतजार किए बिना कंप्लेनेंट के बिहाफ पर खुद भी मामला दर्ज करा सकता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक राहत दी गई है जो कि अभी BPRND की SOP में है। अब बाकी स्टेट्स का इस पर क्या रिएक्शंस रहता है, कई स्टेट्स ने इस तरह के प्रोविज़न किए हैं। ये थोड़ा सा अभी नेसेंट स्टेज में है ये वाला, इसको हमें ग्रो करते हुए देखना पड़ेगा, और फिर आगे चल के इसमें डेफिनेटली किसी ना किसी स्टेज पे लिटिगेशन में आएगा, और जो हमारे अपेक्स कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय हैं उनमें क्या इसका व्यू लिया जाता है, ये देखने योग्य एक चीज़ रहेगी। इसके साथ साथ एक और इसमें खास बिंदु है कि यदि EFIR के माध्यम से किसी को फ्रिवलस या वैक्सेशियस लिटिगेशन की मंशा के तहत फंसाने के लिए FIR करा दी जाती है, तो उसका क्या समाधान है, तो उसके समाधान भी इसी में दे दिया गया है 173 और जो सेक्शन 173 है उसका सब सेक्शन 3, इसमें एक प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे अपराध, यदि ऐसा अपराध डिस्क्लोज होता है FIR के अध्ययन करने से जिसमें सज़ा 3 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से कम है, 3 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से कम सज़ा से वो दंडनीय है, तो ऐसे पंजीकरण में SHO को डिस्क्रिप्शन दी गई है, वर्ड मे यूज़ किया गया है, MAY मे, कि वो चाहें तो ऐसे मामलों की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं और फिर 14 दिन के अंदर उनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और 14 दिन में अगर उनको लगता है कि ये फ्रिवलस है, वैक्सेशियस है, तो इसको वो रद्द कर देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उनको लगता है कि ऐसी घटना हुई है जिस पे कार्रवाई होना आवश्यक है, इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है, तो उसमें प्रॉपर अभियोग दर्ज करके वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये एक सामान्य FIR में भी नियम है, ये एक 0 FIR में भी लागू होता है, और ये EFIR में भी लागू होता है, सब प्रकार की FIR में लागू होता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें बनता है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ऐसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस इंडिकेट करते हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, प्रोवाइडेड के इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए उनको डिप्टी SP रैंक से के अधिकारी से, जो कि सुपरविजन अधिकारी होते हैं, जिसको किन्हीं स्टेट्स में SDPO और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सर्कल ऑफिसर कहा जाता है, या कमिश्नरेट में ACP कहा जाता है, उनकी परमिशन उसमें लेना आवश्यक होगी। तो ये एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें सारी EFIR दर्ज होंगी, और केवल लिखवाने का जो तरीका है, पुलिस को सूचना देने का तरीका है, उसके अलावा बाकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसमें कोई फिर फ़र्क नहीं है। जैसी एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, फिर जो हमारा जो पूरा BNSS है उसके प्रोविज़न के तहत, तो उसके डिफरेंट प्रोविज़न्स हैं, उनके तहत वो इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसमें कार्रवाई होती है। तो ये इसका बताने का उद्देश्य ये था कि आजकल जिस तरह से अभी हमारा जो कमिंग जनरेशन्स हैं, और जो भी लोग टैक्स सेवी हैं, या जो समय के अभाव के कारण थाने नहीं जा सकते, या जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है
उनके साथ कोई घटना हुई और आसपास कोई रिकॉर्ड्स टू पुलिस नहीं है या उनको जानकारी नहीं है कि किस थाने में जाना है और किस प्रकार से इसको लिखाया जाएगा, तो अपनी पूरी घटना का विवरण दर्ज करते हुए, मैं फिर रिपीट कर दूं, यूपी के बारे में बता रहा हूँ मैं। हर स्टेट के अपने ऐप्स बने हुए, उनकी वेबसाइट्स बनी हुई है सबकी, पुलिस की ऑफिशियल, उस पर जाके सबकी पूरी इसके पेजेस हैं, उसमें व्यवस्था है। और यूपी में यूपी कॉप और यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उस पर पूरा डिटेल आप भरते हैं, अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भरते हैं, घटना का विवरण लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, वो सारी प्रक्रिया पूरी करके आप उसको सबमिट कर देते हैं, वो सेंड हो जाता है। ये वो प्रक्रिया है जो अभी तक चल रही है। अब 2024 में जब लागू हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ये नई एसओपी जो आने वाली है, तो उसको देखना बड़ा रोचक होगा। जैसे मैंने कहा कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न किए जाते हैं, और ये निश्चित रूप से इसको हम सबको मिलके को इस प्रयोग को सफल करना चाहिए। ये एक विकसित होते हुए देश, विकसित होते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला एक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।